हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी विद रेफरेंस टू फ्रेडरिक टेलर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थ्योरी की शुरुआत हम करते हैं फ्रेडरिक टेलर से, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। Frederick Winslow Taylor investigated to find out the reasons for slow speed of work and suggested methods for improving it. टेलर ने इन्वेस्टिगेशन की थी ये जानने के लिए कि कार्य या वर्क स्लो स्पीड में क्यों होता है और मेथड सजेस्ट किए थे वर्क स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। He solved the problems of management in a scientific manner because he considered management a science which is based on well recognized and defined principles. इनका मानना था कि मैनेजमेंट एक साइंस है जो कि कुछ डिफाइंड प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इन्होंने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक वे में सॉल्व किया। टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के मॉडल को टेलरिज्म भी कहा जाता है। उनकी कुछ राइटिंग्स है जिसमें आती है अ पीस रेट सिस्टम which was written in 1895, his shop management written in 1910, and the principles of scientific management written in 1911। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने का। ये फोकस करती है एफिशिएंसी पर ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब हम समझ लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को हिंदी में हम कहते हैं सिद्धांत। इन प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फीचर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमें इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक मेथड्स। रूल ऑफ थंब का मीनिंग होता है अंदाजा लगाना या एस्टिमेट लगाना। ये एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, ना कि साइंस के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, हम अंदाजे से कह सकते हैं कि ये कार्य करने में हमें 5 घंटे लग जाएंगे या 10 घंटे लग जाएंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रिंसिपल है कि रूल ऑफ थंब की बजाय प्रिसिशन लाई जाए या एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी लाई जाए, जिसे हिंदी में कहते हैं सुस्पष्टता या दुरुस्ती। इससे क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होगा और एफिशिएंसी भी आएगी। इस थियोरी का नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी या अनुरूपता होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड या विरोध। एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी मेंटेन की जाए, सब यूनाइट होकर एकता के साथ कार्य करें और जो अपने मतभेद हैं उनको दूर करें। इसके बाद आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। According to this principle, management and workers shall cooperate with each other and create mutual confidence. इस प्रिंसिपल का मतलब भी यही है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एक दूसरे से लड़ने की बजाय कोऑपरेशन के साथ कार्य करें और एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस क्रिएट करें और मतभेदों को दूर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कार्य किया जा सके, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। फिर आता है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। Taylor advocated the selection and training of workers for best performance of work in an organization and emphasized on right person for the right job. देखिए, टेलर ने एम्फेसाइज किया स्पेशलाइजेशन में कि जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसको वही कार्य करना चाहिए। That's why he emphasized on right person for the right job. उनका मानना था कि यह मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, उसकी सारी क्वालिटीज को चेक कर चाहे वो उनका नेचर है, कैरेक्टर है या जो कैपेसिटीज हैं, इन सब क्वालिटीज को चेक किया जाए और सिर्फ यही नहीं, उन वर्कर्स को एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज development of each person to the greatest of his capabilities. The workers should be scientifically selected and developed through the on-the-job training. इस प्रिंसिपल का मीनिंग है कि हर व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाना चाहिए कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी या क्षमता का यूज कर सके। जो पर्सन जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसका उसी में सिलेक्शन होना चाहिए और उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप किया जाए
ऑन द जॉब होती है जो ट्रेनिंग आपको जॉब करते समय दी जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं प्रोत्साहन राशि। ग्रेटर द आउटपुट देन बोनस। अगर कोई वर्कर ग्रेटर आउटपुट जनरेट करता है तो उसको बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होता है और ज्यादा एफिशिएंटली कार्य कर सकता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए जा सके। Then comes standardization of work methods. It includes use of standardized tools and equipments and methods to increase production and efficiency and also to improve the quality, control and inspections. एक अच्छे स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स एंड टूल्स यानी औजार यूज करने चाहिए जिससे प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो सके एंड क्वालिटी भी बेटर हो सके। फिर आता है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जिसका मतलब है कि कार्य का और जिम्मेदारी का प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। मैनेजर्स का काम होना चाहिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड वर्क को सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना। एंड द वर्कर्स शुड बी फ्री टू परफॉर्म द वर्क। वर्कर्स को अपना काम करना चाहिए। Next principle of scientific management is work study and work measurement. Work should be studied scientifically and to find the one best way to do that job with limited number of movements. Work की या कार्य की स्टडी की जाए साइंटिफिकली ताकि कार्य को कम से कम समय में किया जा सके। इसी को कहते हैं वन बेस्ट वे टू डू द जॉब। ज्यादा से ज्यादा कार्य को कम से कम समय में करना विद लिमिटेड मूवमेंट्स। अगला प्रिंसिपल जो वर्क स्टडी प्रिंसिपल का ही एक कंटिन्यूएशन है वो है मोशन एंड फैटीग स्टडी। Each movement was studied with a stopwatch and all the unnecessary movements were removed to finish the work in minimum time, thus reducing slow movements and fatigue of workers and increasing efficiency. मूवमेंट्स को स्टडी किया गया स्टॉपवॉच जैसे इक्विपमेंट्स से और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स थी उनको हटा दिया गया ताकि वर्कर्स को भी थकावट कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके एंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। वहीं फैटीग स्टडी शोज द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। फैटीग स्टडी से ये पता चलता है कि कितना रेस्ट वर्कर को देना चाहिए काम को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आता है मेंटल रेवोल्यूशन का प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है चेंज इन एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति। मैनेजर्स शुड स्टॉप वरिंग अबाउट एक्यूमुलेटिंग द मोस्ट एंड इंस्टेड फोकस ऑन जनरेटिंग द मोस्ट। मैनेजर्स को ज्यादा से ज्यादा जमा करने की बजाय या पाइल अप करने की बजाय फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने में। The workers should stop focusing on increasing wages and increase their responsibility, efficiency and increase production that will definitely lead to raise in their salaries. Workers को अपनी wages या आय को increase करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उनको फोकस करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी पे, efficiency पे और production को increase करने पे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अपने आप उनकी salaries भी increase हो जाएंगी। ये होता है mental revolution का principle। Now let's discuss the technique of functional foremanship. देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है या आप इसे एक प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं जो कि टेलर द्वारा दिया गया था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो फोरमैन कौन होता है? फोरमैन इज अ स्पेशलिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज रोल। फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक के तहत एक वर्कर को 8 डिफरेंट फोरमैन सुपरवाइज करेंगे। वो 8 फोरमैन अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होंगे और सुपरवाइज करेंगे वर्कर्स को और वर्कर्स को उनसे ऑर्डर्स भी लेने पड़ेंगे। इनमें से 4 फोरमैन रिलेटेड होंगे प्लानिंग से
और 4 रिलेटेड होंगे प्रोडक्शन से। प्लानिंग से रिलेटेड फोरमैन होंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड फोरमैन होंगे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस एंड इंस्पेक्टर। सो लेट्स डिस्कस दीज फोरमैन्स इन डिटेल। सबसे पहले आते हैं रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या कहते हैं? ही लेज डाउन द रूट ऑफ द वर्क टू बी डन फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज टू द फिनिश प्रोडक्ट स्टेज। ये कार्य का जो पूरा रूट है उससे सुपरवाइज करते हैं। हर कार्य डिफरेंट स्टेजेस में किया जाता है और रूट क्लर्क का क्या कार्य होता है? फर्स्ट स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक पूरा रूट तैयार करना। इसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। He decides upon the instructions for handling a job and prepare a card containing such instructions. Instructions card clerk, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, कार्य से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या निर्देश तैयार करते हैं और एक कार्ड भी प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं। फिर आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। They record the time taken by a worker in completing a job and compile the cost of doing that work. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रिकॉर्ड करते हैं टाइम को या समय को जो एक वर्कर को एक कार्य कंप्लीट करने में लगता है। वो ये भी सुपरवाइज करते हैं कि कॉस्ट कितनी लगती है एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए। फिर आते हैं शॉप डिसिप्लिनेरियन। इनका फंक्शन होता है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डील विद द केसेस ऑफ मिसबिहेवियर, एब्सेंटीज्म एंड अदर केसेस ऑफ इनडिसिप्लिन। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डिसिप्लिनेरियन का फंक्शन क्या होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को सुपरवाइज करते हैं और ये देखते हैं कि वर्कर्स डिसिप्लिन हैं या नहीं, एंड जो इनडिसिप्लिन के केसेस आते हैं उनसे ये डील करते हैं। उसके बाद आते हैं गैंग बॉस। दे इंश्योर दैट दे स्टार्ट देयर वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस इम्पार्टेड टू देम। गैंग बॉस का काम होता है ये देखना कि कार्य एज पर इंस्ट्रक्शंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस। They ensure that the work is happening at proper speed. Speed boss का कार्य ये देखना होता है कि वर्क प्रॉपर स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो unnecessary delays को भगाया जाए। Next foreman is repair boss. They look after and take care of the repairs and maintenance of machines. इनका काम होता है मशीन्स और टूल्स की देखरेख करना, और अगर कोई मशीन या टूल खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करना। लास्ट फोरमैन इज इंस्पेक्टर एंड देयर फंक्शन इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंस्पेक्टर का काम होता है ये इंश्योर करना कि वर्कर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है, एंड वो फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। तो ये थे 8 फंक्शनल फोरमैन और ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अगर हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को वन लाइन में डिफाइन करना है तो ये थ्योरी एफिशिएंसी पे फोकस करती है। इसका एम या ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए, और इसी वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसका पहला क्रिटिसिज्म है कि इट इज प्रो कैपिटलिस्ट। इट फेवर्स द रिच कैपिटलिस्ट क्लास एंड नॉट द वर्कर्स। ये थियोरी रिच एंड रूलिंग क्लास को फेवर करती है और वर्कर्स को सिर्फ एक मशीन समझती है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ काम करना। एंड फॉर दिस रीजन इस थियोरी को मैकेनिकल भी माना जाता है, क्योंकि ये थियोरी वर्कर्स को सिर्फ एक मशीन मानती है बजाय कि उनको इंसान मानने की। इसका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है दैट इट ओवर एम्फसाइजेस ऑन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी एंड नॉट ह्यूमन इंटरेस्ट्स। ये प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस करती है बजाय कि ह्यूमन इंटरेस्ट पे फोकस करने के। एंड ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इग्नोर करती है, बिकॉज मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर बट सोसाइटल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। इस थियोरी का मानना है कि सिर्फ मनी एक ऐसा फैक्टर है जो वर्कर्स को मोटिवेट करता है, तभी ये थियोरी इंसेंटिव्स पर फोकस करती है। लेकिन साइंटिफिक थियोरी इस फैक्टर को इग्नोर करती है कि एक सोसाइटी में जो एक इंसान रिलेशनशिप्स बनाता है दूसरे ह्यूमंस के साथ, वो भी इंसान को मोटिवेट करते हैं। और इसी वजह से हम आगे चलकर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी दी गई थी थिंकर्स द्वारा। Then comes weakness of functional foremanship. The workers would fail as they will not be able to please so many supervisors every time.
फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट भी काफी वेग है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ दिस थियोरी। उनका मानना है कि वर्कर्स हर समय 8 डिफरेंट सुपरवाइजर्स को प्लीज या सेटिस्फाई नहीं कर सकते और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कार्य कर पाना और इतने सारे सुपरवाइजर्स को सेटिस्फाई या प्लीज कर पाना। तो ये थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।